गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन, क्लास 12th का, है ना। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका चैप्टर का नाम और फिर उसके ऑथर कौन है। ऑथर मीन्स राइटर, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, अल्फोंसो डोदे। ये टी साइलेंट है बेटा, इसको प्रोनाउंस ऐसे किए करेंगे हम, अल्फोंसे डोडे, है ना, डोडे डॉड, टी साइलेंट है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये क्या है, फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। ये बेसिक सा जो चैप्टर है ये किस थीम पे है, कैसे लिखा गया है, इसके बारे में हम शॉर्ट डिटेल्स जानेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आपको भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेने हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार। देखिए, एक युद्ध हो रहा था, किस किस के बीच में था। फ्रैंको प्रशियन में, फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन मीन्स प्रशिया। आपने रशिया नाम सुना होगा, ये आपके लिए क्या नया वर्ड है, प्रशिया, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज थी, इनके बीच में क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था। तो ये वॉर का पीरियड है 1870 से 1871 के बीच की बात है। इतना डिटेल में आरबीएससी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ऑथर का नाम क्या है, अल्फोंसो डोदे, ठीक है। वॉर किसके बीच में हो रहा था, फ्रैंको प्रशियन वॉर था, यानी फ्रांस और प्रशिया के बीच में हो रहा था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, है ना। किसकी हार हुई, फ्रांस की क्या हो गई थी, हार हो गई। डिफीटेड मीन्स होता है हरा देना, डिफीट होता है हार, डिफीटेड वर्ब हो गई यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में। तो उसको हरा दिया गया था, किसके द्वारा, प्रशिया के द्वारा, ठीक है। लेड बाय बिस्मार्क, ये इनके लीडर थे, किसके, प्रशिया के। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है वॉर किस किस के बीच में था। फ्रैंको प्रशियन वॉर था, फ्रांस और प्रशिया के बीच में। फ्रांस को क्या कर दिया गया था, डिफीट कर दिया गया था, किसके थ्रू, प्रशिया के थ्रू, ठीक है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ। और ये जो प्रशिया है आज ये किस किस हिस्से को मिला करके बना है, तो ये जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के हैं। उन सबको मिला के कौन सी कंट्री बनी है, ये प्रशिया, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। देन इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सीस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। देखो, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर लिखा है द लास्ट लेसन, तो इसके अंदर क्या है, किसकी स्टोरी किसके बारे में है कि जो फ्रेंच, जाहिर सी बात है फ्रांस हार गया था, तो जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सीस और लॉरेन, ये किसके हाथों में चले गए थे, ये प्रशियन के हाथों में, है ना, प्रशियन के हाथों में चले गए थे। यानी इनको प्रशिया ने जीत लिया था, किससे, फ्रांस से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से कि कौन से ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के जिनको प्रशिया ने जीत लिया था। तो आपको याद रखना है एल्सेस एंड लॉरेन। पीछे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट हिज स्कूल। अब कहानी में पढ़ेंगे हम कि एक स्कूल है, उसके अंदर इस का क्या इफेक्ट पड़ता है जब इन दो डिस्ट्रिक्ट को प्रशियन हैंड्स में दे दिया जाता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में, इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देखो जो हमारे चैप्टर के अंदर आएंगे उनको लिख लिया है, आप भी लिख लीजिए। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, है ना, फियरफुल, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, माहौल कैसा है, फियरफुल है, डरावना है, डर से भयभीत हो रहे हैं लोग, है ना। काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब है एक्सपेक्ट समथिंग। आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, उम्मीदें हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, काउंटेड ऑन। थम्ड एट द एजेस, है ना, थम्ड एट द एजेस, एजेस होता है आपके किनारे, थम्ड एट का मतलब है कि आपकी जो बुक के पेजेस हैं, ये जो किनारे होते हैं ना, ये वाले, ये ऐसे मुड़े होते हैं। तो सोइल्ड का मीन्स होता है बर्बाद हुए हुए, ठीक है। वोन मतलब फटे हुए, ये जो एजेस, ये किनारे, एजेस इनको बोलते हैं किनारे। और जो नदी का किनारा होता है वो भी एज ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से फटे पुराने से थे, ठीक है। इन यूनिसन, यूनिटी समझते हो, यूनिटी मीन्स एक साथ, एकता। तो इन यूनिसन मतलब एक साथ बोलते हैं, जब आप असेंबली में प्रेयर बोलते हो ना, वही है स्पीकिंग टुगेदर, ठीक है। इन ग्रेट बसल, ये बस्टल नहीं है बेटा, इसमें टी साइलेंट है। इन अ ग्रेट बसल, बसल मतलब होता है नॉइजी प्लेस, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जैसे क्लास में टीचर नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो ना, तो वो ग्रेट बसल। हसल बसल सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। हसल बसल मतलब अफरा तफरी मच जाना, है ना, ठीक है। रिप्रोच आर सेल्स विद, रिप्रोच मीन्स रिग्रेट,
कुछ आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसका आपको क्या है, रिग्रेट है, अफसोस है ना। तो ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स। 6 के 6 आपको लिख लेने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आपके अभी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी अभी किसकी, द लास्ट लेसन की, जो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, कौन, अल्फोंसो दौदे, उन्होंने लिखा है। चलिए क्या कहते हैं वो। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Scolding means होता है बेटा डांटना, ठीक है, डांटना। आप चाहो तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लिख लेना हिंदी में, ठीक है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मॉर्निंग के अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा क्या था, फियरफुल। ये देखो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किस चीज़ का, स्कोल्डिंग का, डांटने का। जब आप असेंबली में लेट आते हो तो हम लोग आपको डांटते हैं ना, वही है स्कोल्डिंग, ठीक है। Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. देखो ये इंपॉर्टेंट है। एम हेमिल का डर लग रहा था स्पेशली उनको, ऑथर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हमसे आज किस पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पार्टिसिपल्स पे। ये आपके क्या है, ग्रामर का एक टॉपिक है, ठीक है। हमारे इंग्लिश में भी चलता है, अब इनके फ्रेंच चलता है तो उसमें भी होता है, हर एक लैंग्वेज में ही होता है ना। तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप बस इतना याद रखना कि पार्टिसिपल्स, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो लास्ट लेसन था वो किसके ऊपर था, टॉपिक क्या था, तो पार्टिसिपल्स। ये हमारी क्या है, जान है भाई, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और भाई मेरे को तो कै का कक्का ही नहीं आता पार्टिसिपल्स के बारे में। चलिए, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ और आज स्कूल बंक कर देता हूँ। It was so warm, so bright. The birds were chirping. Chirping का मतलब चहचहाना, ठीक है, चहचहाना, चिड़िया चहचहा रही थी। At the edge होता है किनारा, मैंने आपको बताया था अभी। Edge of the woods, woods मतलब होता है आपके पेड़ पौधे या जंगल को भी कह देते हैं, है ना। इंग्लिश में वुड्स, वैसे तो वुड लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स किसको कह देते हैं, जंगल को भी कह देते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। देखो ड्रिल होता है किसी चीज़ को करके देखना, प्रैक्टिस करना, है ना। जैसे आग लग जाएगी तो आप लोग कैसे उसे आग से बचाओगे, उसका ड्रिल करवाते हैं, है ना। जैसे पीटी परेड होती है उसकी भी आपको ड्रिल करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये बाहर का माहौल है। ऑथर ने क्या सोचा कि भाई आज तो बंक मार लेते हैं, एम हमेल हमारी क्या बना देंगे, रेल बना देंगे, क्योंकि मुझे कह का कक्का नहीं आता। कौन से टॉपिक पे, पार्टिसिपल्स पे, ठीक है। तो बाहर देखो कितना ब्राइट है, वॉर्म है, चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ों के ऊपर बैठी है ना। और पीछे क्या है, ओपन फील्ड है, खेत हैं, जहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रिलिंग। अब प्रशियन सोल्जर्स है यहाँ पे, सोचने वाली बात है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर एल्सेस और लोरेन, ये जो दो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है फ्रांस की, इनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये वहाँ पर कौन से सोल्जर्स हैं, प्रशियन है, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स होता है ललचाना वाला, ललचाने जैसा। चॉकलेट आती है ना, टेम्पटेशन, है ना। तो टेम्पटिंग मतलब बहुत ज़्यादा मन ललचा रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब ये क्या कह रहा है कि ये बोरिंग सा पार्टिसिपल्स के जो रूल्स है ना, जो बोरिंग से पार्टिसिपल के रूल्स है, उससे ये जो माहौल जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है वो बहुत ज़्यादा क्या था, टेम्पटिंग था, ललचाने वाले जैसा था। मतलब कि बाहर ज़्यादा मन लग रहा था मेरा, लेकिन मैंने अपना ध्यान जो है वो भंग नहीं होने दिया। मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ मीन्स होता है आपकी ताकत, कि मैं क्या कर सकूं, रेजिस्ट कर सकूं, मतलब अपने आप पे कंट्रोल कर सकूं। और मैं हरीड ऑफ मीन्स फटाफट कहाँ चला गया, स्कूल की तरफ दौड़ा, भागा, ठीक है। मतलब उसका मन तो काफ़ी ललचा रहा था बाहर के लिए, लेकिन उसने कैसे भी कंट्रोल करके स्कूल की तरफ वो चला गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. देखो बेटा, बुलेटिन बोर्ड वो ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो लगी होती है ना। जो आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो कहते हैं ना, वेलकम टू द बुलेटिन बोर्ड, ये आजकल आज की 100 खबरें फटाफट ऐसे देखते हो, तो वो यही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वहाँ पर चिपकाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, क्राउड थी। क्राउड मीन्स होता है आपकी भीड़ थी, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर। ये कह रहे पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं पर चिपकाई हुई थी। द किस बारे में खबरें थी बुरी, द लॉस्ट बैटल, जो युद्ध हम हारे। बैटल मीन्स होता है वॉर, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर वॉर, ठीक है। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध के बारे में। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑर्डर्स निकलते थे
कमांडिंग ऑफिसर के, वो सब यहाँ पर चिपकाए जाते थे। कहाँ पर चिपकाए जाते थे? बुलेटिन बोर्ड पे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो रुका नहीं है ना, विदाउट स्टॉपिंग, यानी भगे जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए क्या हो चुका था, लेट हो चुका था। तो ये आई थॉट, उसने दिमाग में सोचा कि अब क्या नया पंगा हो गया है ना, अब क्या मैटर हो गया, इतनी भीड़ क्यों है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई नया यहाँ पर क्या लगा है, कोई ना कोई बुरी खबर ही चिपकी है। यानी कि देख ले, पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा था ना, तो वो हार रहे थे, उसके बारे में न्यूज़ थी, तो वो बुरी न्यूज़ थी। इसीलिए उसने कहा कि जितनी भी बैड न्यूज़ आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। ठीक है, चलिए अब देन एज आई हरिड मीन्स होता है जल्दबाजी, जल्दी जल्दी। बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना फास्ट मैं जा सकता था मैं उतनी जल्दी क्या किया, भागा। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार है ना, और गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार। ठीक है, तो जो लोहार थे, वॉचर, उन्होंने वो वहां पर था, कहाँ पर, जहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है असिस्टेंट। ठीक है, कोई भी जैसे डॉक्टर होता है, उसके नीचे जो नर्स वगैरह होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो उसका असिस्टेंट था। रीडिंग द बुलेटिन, जो क्या कर रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ लगाई उन्होंने। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। बब मीन्स लड़के या बच्चे जो भी हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है सांस हाँफते हुए मैं फटाफट से कहाँ पहुँच गया, एम हेमल के लिटिल गार्डन में, यानी कि स्कूल पहुँच गया। एक तो ये एम हेमल नाम याद रखेंगे बेटा, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हुआ, भागा भागा दौड़ा दौड़ा, सांस हाफ गई, फूल गई, भाग रहा था इसलिए, और वो अब फाइनली स्कूल पहुंच गया है। यूजुअली, अमूमन, व्हेन स्कूल बिगेन, जैसे स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल मैंने बताया ना आपको, नॉइजी होता है, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में ही सुनाई दे जाता है। किस चीज़ का शोर होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क है बच्चे उनको खोलते हैं, बंद करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, है ना, जो जैसे जैसे टेबल्स वगैरह हम बुलाते हैं, आपको कहती हूँ मैं कि आप हाँ एक साथ बोलो, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एक साथ, यूनिसन मैंने आपको पहले ही वर्ड यहाँ पर बता दिया था, वर्ड मीनिंग ये देखो इधर, स्पीकिंग टुगेदर, है ना, यूनिसन, एक स्वर में बच्चे लेसन्स को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम इतना ज़ोर से, बच्चे जो दूसरी क्लास के हैं वो इतना ज़ोर से क्या करते हैं, वो यूनिसन में बोलते हैं कि हमें अपने कानों पे क्या रखने पड़ते हैं, हाथ रखने पड़ते हैं, ताकि हम अपना चैप्टर अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब होता है, ग्रेट रूलर मतलब होता है स्केल, है ना, लोहे का स्केल होता है, उसको बार बार टीचर जो है वो क्या करता है, अपने डेस्क पे ऐसे मारता है ना, ऐसे कि शांत हो जाओ, शोर मत करो। उसका भी शोर जो है वो कहाँ सुनाई देता है, स्ट्रीट्स के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल मतलब एकदम क्या हो गया है, स्टिल मतलब जैसे अभी ये पेन मैं ऐसे हिला रही हूँ, है ना, इसको यहाँ रख दिया मैंने, है ना, अब ये हिल डुल नहीं रहा है, तो ये स्टिल पोजीशन है। ठीक है, अमूमन ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे शोर हुआ करता था जो गली तक सुनाई देता था, लेकिन आज इतनी शांति है, बिल्कुल स्टिल है, किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आई हैड काउंटेड ऑन, ये देखो वर्ड मीनिंग आ गया हमारा, काउंटेड ऑन, जिसका मतलब एक्सपेक्ट समथिंग, है ना, मैंने क्या सोचा, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने ऐसे सोचा मैं अपनी जो डेस्क है, अपनी जो जगह है, टेबल है, वहाँ पर बिना किसी को दिखे हुए क्या कर दूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या थी, इतनी शांति थी, ऐसे लग रहा था कि कैसी मॉर्निंग है ये, संडे मॉर्निंग, संडे को छुट्टी होती है तो स्कूल में कोई होता ही नहीं है, बिल्कुल शांति थी, तो उतनी शांति थी। मतलब कि ये जो आपका ऑथर जो है वो क्या है, लेट कमर्स में से है, हमेशा इतना शोर शराबा होता है, तो वो क्या करता है, चुपके से आ करके अपने डेस्क पे बैठ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये सेम करने की सोच रहा था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है खतरनाक, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, अब उसने क्या ले रखा था, अपनी आर्म के अंडर में आयरन रूलर ले रखा था, मतलब लोहे की स्केल ले रखी थी, और वो क्या कर रहे थे, क्लास के अंदर राउंड लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर
एवरीबडी। अब मुझे क्या जाना था गेट खोलना था और सबके सामने गो इन, अंदर जा कर के सबके सामने जाना पड़ेगा। मतलब अब चोरी छुप के मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी सब लोग बैठे हुए हैं और इतनी शांति है और टीचर भी क्लास में आ गए हैं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश्ड का मतलब मेरा मुंह लाल हो गया बिल्कुल, है ना। और आप इमेजिन कर सकते हो और कितना फ्राइटेंड, मतलब मैं कितना घबराया हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स होता है घबराना, है ना। कितना डरा हुआ था। जाहिर सी बात है, पता है कि अब ये रूलर मेरे ही पढ़ने वाला है, सुबह सुबह ही मेरा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर बैठो जल्दी से। लिटिल फ्रांस, अब क्या नाम है ऑथर का, फ्रांस, ठीक है। इसके अंदर नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। एम हेमल और उनके स्टूडेंट कौन है, फ्रांस, ठीक है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, माना जल्दी जल्दी बैठो, हम अभी तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, चैप्टर की शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं फटाक से उछल करके अपने बेंच पे बैठ गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बेंच पे बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि अभी तक तो मैं अपनी फ्राइट मीन्स डर की जो वो मतलब दिल की धड़कन उनकी बहुत तेज हो गई थी, उससे मैं बाहर ही नहीं निकला था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो एम हेमल की जो ड्रेस है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में भी, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ड्रेस कैसी थी, है ना। कि कह रहा है कि वो मैं फटाफट, मेरे दिल की धड़कन तेज होगी, मैं फटाक से कूद करके अपने टेबल पे बैठ गया। मेरा अभी डर गया ही नहीं था कि मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने कैसी ड्रेस पहन रखी है, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, ठीक है, और हिज फ्रिल्ड शर्ट, अंडरलाइन करेंगे इसको। पूरा जो ड्रेस का वर्णन है ना ये पूछा जाएगा। ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड कैसी है, शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, कैप कैसी है, ब्लैक कलर की सिल्क की है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई, जिसके ऊपर क्या की हुई है, कढ़ाई की हुई है, ठीक है। यानी कि बहुत ही स्पेशल ड्रेस है। ग्रीन कलर का कोट है, फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब फ्रिल होती है ना, फरियां लगी होती है वो, उनकी शर्ट कैसी है, फ्रिल्ड है। और उनकी जो हैट है ये देखो, ये वाली ब्लैक कलर की सिल्क की कैप है इनकी, ठीक है, जिसके ऊपर क्या की हुई है, कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि ऐसी ड्रेस पहन रखी है जो वो कभी नहीं पहनते थे, सिवाय कौन से दिनों में पहनते थे, इंस्पेक्शन, अगर कोई इंस्पेक्शन पे आ रहा हो, जैसे आप कहते हैं ना स्कूल में चेकिंग वगैरह आते हैं, अपन कहते हैं कि आज जयपुर से आ रही है, आज टीम आ रही है, तो वो इंस्पेक्शन कहलाता है, ठीक है। और प्राइज डेज यानी जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हमारी भाषा में कहें तो जब कोई एनुअल फंक्शन हो या कोई स्पेशल फंक्शन होता है, उसी दिन ये हमारे टीचर जो हैं वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है आज तो ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन भी नहीं है, तो फिर सर ने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, ठीक है। Besides, the whole school seemed so strange. Strange means होता है अजीब, and solemn, मतलब कि इसके अलावा एक तो उन्होंने ये ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है, और पूरा स्कूल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसे शांति सी है और यूनिसन है। सोलेमन मीन्स पीसफुल है बहुत ज़्यादा स्कूल जो है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। देखो उससे भी ज़्यादा अजीब क्या थी, देखो सारा कुछ ही अजीब है। एक तो स्कूल में इतनी शांति है, ऊपर से टीचर ने ऐसी स्पेशल ड्रेस पहन रखी है, ऊपर से पूरा स्कूल ही अजीब लग रहा है। और उससे बड़ी अजीब क्या बात थी कि जो पीछे के जो हमारे बेंचेस थे वो हमेशा अमूमन क्या रहते थे, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता है आपका खाली। उसके ऊपर विलेजर्स बैठे थे, चुपचाप बैठे थे गाँव के लोग। कौन कौन थे, ओल्ड होसर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाएंगे, विलेज पीपल कौन से थे। तो ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने क्या पहन रखी थी, 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। विद द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स एक्स, ठीक है, मेयर जो आपके जैसे चेयरमैन होता है वैसे ही वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में मेयर होते हैं, है ना। फॉर्मर मीन्स होता है आपका एक्स, पहले जो मेयर था वो अभी नहीं है। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स जो वर्ड फॉर्मर लगता है ना उसके मतलब एक्स ही होता है। पोस्ट मास्टर था, कौन कौन था देखो, ओल्ड होसर था, मेयर था, पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर था, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कैसे दिख रहे थे, बहुत ज्यादा क्या दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
ऑथर क्या लेकर आया था? ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड एट द एजेस। अब ये हमने पढ़ा था ना, तो वो क्या है, मतलब एक ऐसी बुक लाया था जिसके ये जो एजेस होते हैं ना, ये सॉइल्ड थे, है ना। थम्ड एट एजेस का मतलब ये पेजेस जो मुड़े हुए थे, पुराने से थे, तो ऐसी कोई वो किताब लेकर आए थे, ओल्ड प्राइमर, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ओल्ड प्राइमर का मतलब देखो, जैसे हमारे राजस्थान में क्या चलता है, कायदा बोलते हैं ना हिंदी मीडियम में, कायदा ANR वगैरह का कबूतर लिखा होता है जिसके अंदर, है ना। तो वो लाया था, ठीक है, बहुत पुराना था, और उसने अपनी घुटनों के ऊपर उसको रख रखा था, ठीक है, और बड़े बड़े चश्मा लगा रखी थी, और वो उनको देख रहा था पेजेस को, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स होता है अमेज होना, सरप्राइज होना, अबाउट इट ऑल, मतलब कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे मतलब कि सरप्राइज हो ही रहा था कि साला चल क्या रहा है आज, है ना। तो एम हेमल ने क्या किया, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर, माउंटेड हिज चेयर का मतलब अपनी चेयर उठाई, बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेट, जो उन्होंने काइंडली कहा था ना कि जाओ बच्चे अपनी सीट पे जल्दी से बैठो, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, उसी सेम टोन में प्यार से उन्होंने क्या कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये कैसा लेसन है? लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे इसको। क्या ऑर्डर आया था? द ऑर्डर हैज कम, कहाँ से आया था? बर्लिन से। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ऑर्डर आ चुका है कि अब से फ्रेंच जो है वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। किस स्कूल्स में? ये दो डिस्ट्रिक्ट जिनको प्रशिया ने जीत लिया था, एल्सेस एंड लॉरेन। ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से। इंपॉर्टेंट है भाई ये। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके जो नए मास्टर हैं जर्मन जो पढ़ाएंगे वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। कैसा लास्ट लेसन है ये? आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है, अपन कहते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंशन के साथ में इस लास्ट लेसन को पढ़ें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब जैसे कि कोई आसमान में बिजली कड़क रही हो, मतलब मुझे बहुत जोर का झटका लगा ये सारे शब्द सुन करके। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, ये मैटर था। उस टाउन हॉल में सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो उस बुलेटिन बोर्ड पे यही बकवास न्यूज़ जो है क्या हुई होगी, चिपकी हुई होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो हार्डली का मतलब मुझे तो लिखना भी नहीं आता फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और आज के बाद मैं कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे क्या रुक जाना चाहिए? यहाँ रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूशेंस। न्यूशेंस मीन्स नाक में दम करना। न्यूशेंस मीन्स होता है नाक में दम करना। A while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends. Now that I could not give up. अब ये सारी चीज़ें ऑथर के दिमाग में चल रही है कि क्या यार अभी तो मैंने पढ़ना ही नहीं सीखा। जैसे आप इंग्लिश हैं, अमूमन RBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी थोड़ी वीक होती है, कुछ एक स्किप भी कर जाते हैं। मैडम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, जाने दो ना, क्या है, पास तो हो जाएंगे, है ना। ये थिंकिंग आपकी रहती है। तो सेम ये हमारे जो फ्रांस जो हैं, इनकी थिंकिंग रही थी। इनके टीचर बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा सूरा पढ़ना भी नहीं आता, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँगा। हाय, मैंने अपने ये जो अच्छे दिन थे इनको क्यों बर्बाद कर दिया इधर उधर पक्षियों के पीछे भागने में, स्लाइडिंग करने में, है ना। मेरी बुक्स जो मुझे क्या लगती थी, न्यूशंस लगती थी, यानी कि नाक में दम करने वाली लगती थी, इतनी भारी लगती थी कि यार इनको उठा करके स्कूल ले जाना पड़ेगा। मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे क्या हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनको मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि ऑथर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या होता है, हमारी जो मातृभाषा होती है उससे हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। या यूँ कहें कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जब आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपसे छीन ली जाएगी तो वो आपको और ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती है। तो सेम ऐसी फीलिंग्स ही ऑथर को डेवलप हो रही थी। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again,
मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब वो कहता है कि और एम हेमेल जो हमें आज के बाद कभी दिखाई नहीं देंगे, मैं इन सर से जो है वो कभी मिल नहीं पाऊंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और मैं उनके जो रूलर है यानी जिस स्केल से वो हमें मारते थे और कितना ऐसे पागल थे, क्रैंकी मतलब होता है कि सनकी थे, वो सब भूल गया मैं। एम एम एल की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी उन सबको मैं एक पल के लिए भूल गया। मुझे अब दुख हो रहा है कि मैं अपनी जो लैंग्वेज है वो और अपने जो टीचर हैं एम एम एल उनसे कभी दोबारा मिल नहीं पाऊंगा, कभी उनसे पढ़ नहीं पाऊंगा। इसका उन्हें बहुत ज़्यादा क्या है, अफसोस है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन मतलब होता है अच्छे, संडे क्लोथ्स। अच्छा, तो इसलिए इस व्यक्ति ने, हमारे सर ने जो हैं वो ग्रीन कोट, एम्ब्रॉयडर्ड जो कैप थी ब्लैक सिल्क की और फ्रिल शर्ट पहनी है ना। इसका आज क्या है, लास्ट लेसन है, इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि ये जो पुराने लोग हैं गांव के, ये पीछे के बेंचेस पे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। अच्छा, उन्हें भी इस बात का दुख है कि उन्होंने स्कूल यानी कि पढ़ाई क्यों नहीं की, है ना, बीच में क्यों छोड़ दी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। अंडरलाइन करेंगे भाई इसको, आपसे पूछा जाएगा कितने साल की सर्विस थी एम हेमेल की, 40 ईयर, 40 साल तक उन्होंने अपनी फेथफुल मतलब होता है कि ऑनेस्ट सर्विस दी उन्होंने, है ना। इसलिए वो जो विलेज के लोग आए थे वो क्या करने आए थे, अपने मास्टर को थैंक यू बोलने आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और अपनी कंट्री को क्या कर रहे थे, वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड पे कर रहे थे कि अब उनका देश जो है वो अब उनका नहीं रहा, वो क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, किसके, प्रशिया के। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मीन्स होता है पढ़ना, दोहराना, ठीक है। अब मेरी टर्न आ गई थी पढ़ने की, बोलने की। जैसे मैं आपसे चैप्टर रीड करवाती हूँ तो पूछती हूँ ना कि हाँ अब इसकी टर्न है, अब आप बैठ जाओ नेक्स्ट, उसी तरीके से। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो जो खतरनाक वाला जो रूल थे पार्टिसिपल्स का, उसको पढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब कहते हैं कि बहुत इतने जोर से बोलना है और बिना किसी मिस्टेक के बोलना है। मैं कैसे बोल पाऊंगा, मुझे तो कक्का ही नहीं आता भाई। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। और इसने सोचा था कि मैं ऐसे मतलब शानदार, ऐसे बच्चे इमेजिन करते ना कि मैं ऐसे मस्त सा पढ़ूंगा, ये बच्चा तो अटक रहा है, मैं अटकूंगा नहीं, ऐसे वो प्रिपेयर था। लेकिन क्या हुआ, वो पहले ही शब्द में मिक्सड अप हो गया, अटक गया और वो खड़ा रहा वहाँ पर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब उसके दिल की धड़कन जो है फ्रांस की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रही थी। नॉट डेयरिंग, डेयर होता है ना डेयर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर सामने टीचर की तरफ देखे। उन्होंने अपनी गर्दन झुका रखी थी। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझे क्या कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। वो कह रहे हैं डरो मत एम फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कोल्ड नहीं करूंगा। मैंने बताया ना आपको, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, है ना। तुम्हें वैसे ही बहुत बुरा लग रहा है, देखो क्या हाल हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हमने क्या कहा, अपने आप से कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी। विद एल्सेस शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन and yet you can neither speak nor write your own language। अब वो फ्रांस क्या जो MML है देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बच्चों, जब मैं तुम्हें पढ़ाता था तो तुम क्या सोचते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, हम कल सीख लेंगे कल सीख लेंगे, और ऐसे ऐसे करके आपने क्या किया, अपना पूरा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। अब तुम क्या नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, किसके लिए, एल्सेस के लोगों के लिए, है ना।
ठीक है, क्या दिक्कत है कि उन्होंने इस लैंग्वेज को कभी प्यार दिया ही नहीं, हमेशा किस पे टालते रहे, कल पे टालते रहे। नाउ दोज फेलोज यहाँ पर किसके लिए हैं, ये प्रशियन लोगों के लिए हैं। वो जो सोल्जर्स हैं जो बाहर ड्रिल कर रहे हैं वो क्या कहेंगे, अब उन्हें ये अधिकार, हैव द राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार, उन्हें ये अधिकार हो गया है तुम्हें कहने के लिए कि तुम क्या करते हो, प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाते हो, शो ऑफ करते हो कि तुम कैसे लोग हो, फ्रेंचमैन हो, लेकिन ना तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो, ना ही तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यानी तुम काहे के फ्रेंचमैन हुए जब तुम अपनी ही भाषा को ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम क्या नहीं हो, वर्स्ट नहीं हो, यानी कि सबसे बेकार तुम नहीं हो, तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ पाते हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको शुरू में करवा दिया। रिप्रोच आवरसेल्व्स का मतलब है हम सभी को क्या है, रिग्रेट है कुछ ना करने का, यानी कि हमने अपनी भाषा को क्या नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और आज हमसे ये हमारी भाषा जो है वो क्या कर ली जा रही है, छीन ली जा रही है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी क्या नहीं दिखाई, एंशियस मीन्स होता है किसी चीज को लेके अटेंटिव होना, है ना, उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि तुम ये भाषा सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, उन्होंने तुम्हें खेत में काम करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और एट द मिल्स, या फिर जो मिल्स हैं उनके अंदर तुम्हें काम करने पे ज़्यादा फोकस किया। सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा सा पैसा और मिल सके, है ना। ये तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे अब आप लोग हो, स्टूडेंट्स हो, पढ़ रहे हैं, है ना, किसी किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है ना। आप पढ़ते हो, स्कूल में आते हो, उसमें भी नहीं पढ़ते हो, फिर घर जाके तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बहुत पुअर चिल्ड्रन होते हैं, उनको खेतों में भी काम करना पड़ता है, घर पे भी लड़कियों को भी करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना पड़ता है पैसों के लिए, है ना। तो तुम कहने का मतलब है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी एजुकेशन के प्रति क्या नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम का मीन्स होता है किसी पे ब्लेम लगाना, मतलब कि आरोप लगाना, और इसमें मुझे भी क्या है, मेरी भी गलती है। क्या गलती है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कई बार अपने पौधों में पानी डालने के लिए, जबकि मैं क्लास ले रहा था, यानी मैंने क्लास के दौरान ही तुम्हें क्या काम कह दिया कि पौधों में पानी दे आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग पे जाऊंगा, मछली पकड़ने जाऊंगा, तो क्या मैं तुम लोगों की छुट्टी नहीं कर देता था। तो यानी कि मैंने भी क्या किया है, अपना काम शिद्दत से नहीं निभाया है, इसमें मेरी भी गलती है। यानी गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं है, तुम्हारी नहीं है, थोड़ी तुम्हारी है, थोड़ी तुम्हारी पेरेंट्स की है, और थोड़ी मेरी भी है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, है ना। फिर ऐसे करते करते जो एम हेमेल है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का गुणगान गाना शुरू कर दिया कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये कैसी है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको हमें अपने अंदर क्या करना चाहिए, गार्ड यानी प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम होना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि जब लोग क्या होते हैं, इंस्लेव्ड होते हैं, गुलाम होते हैं, तो जब तक उनके अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होता है, उनके पास क्या होती है, उनके जेल की चाबी होती है ना। देखिए भाषा से क्या होती है, यूनिटी आती है ना, ताकि हम अगर जैसे आप किसी अदर स्टेट के हैं, वहाँ का लोग आपको मिल जाता है, तो आपको ऐसे फीलिंग आती है अपनेपन की, है ना। जिससे अब हम इंडियंस हैं, हम बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, कोई मिल जाता है कि आप इंडिया से हो, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो सेम ऐसा ही बात है कि खुद की लैंग्वेज अगर आपके ऊपर उसका कमांड है, तो आपकी प्रिजन ही हो गया, अब आप इंस्लेव्ड हो गए हो, तो उसकी ये क्या होती है, चाबी होती है। देन ही ड्रॉप्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तो फिर उन्होंने ग्रामर की बुक जो है वो ओपन की और हमें हमारा लेसन है वो पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे बहुत ज़्यादा अमेज मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि मुझे कितना अच्छा समझ आया है आज।
ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी। मतलब जो भी उन्होंने पढ़ाया मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था। डेली तो मैं इतना मत्था पच्ची करने के बाद भी मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा, सब कुछ क्लियर, और मुझे लग रहा कि यार मैं कितना मत्था पच्ची कर रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब मैंने सोचा कि ये तो हमेशा से ही ईजी था, लेकिन मैंने क्या नहीं किया था, मैंने इसको ध्यान से सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और मैंने ये भी नोटिस किया कि उन्होंने इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में आज से पहले कभी नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक मतलब एक बार में ही ये व्यक्ति क्या चाहता था कि जितनी नॉलेज इनके टीचर को थी वो एक बार में ही ये हम अपने बच्चों के दिमाग में उन चीज़ों को क्या कर दे, फिट कर दे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमने राइटिंग का एक लेसन पढ़ा। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, ये उसके ऊपर राउंड हैंड में क्या लिखा हुआ था, अंडरलाइन करेंगे, फ्रांस एल्सेज, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो कैसी नजर आ रही थी, छोटे छोटे झंडों के रूप में, जैसे जो स्कूल रूम के अंदर क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, मतलब तैर रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ हर डेस्क, हमारे डेस्क जो है उसके ऊपर उनको टांगा हुआ था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, है ना। बहुत ज़्यादा क्या था, शांति थी और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper। सिर्फ साउंड जो आ रहा था, जो शोर जो आ रहा था, वो किसका आ रहा था कि हम जब लिखते ना ऐसे पेपर के ऊपर तो बस पेन चलने का ही शोर आ रहा था। Once some beetles flew in, beetles मीन्स होता है एक कीड़ा, है ना, जो कि मतलब जैसे जिसको भंवरा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो आ गया था, अंदर आ गया था। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दम, लेकिन किसी ने उसकी तरफ क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, है ना। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे फिश हुक्स को। उन्होंने भी मतलब ध्यान नहीं दिया इस छोटे कीड़े के ऊपर, उन्होंने भी ऐसे, उनको ऐसे लग रहा था कि ये जो फिश हुक्स है ये भी क्या है, फ्रेंच ही हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड मीन्स होता है पिजन्स की आवाज़, है ना, कू ऐसे बोलते हैं ना, कोयल बोलती है जैसे, तो उस तरीके से पिजन्स जो छत के ऊपर क्या कर रहे थे, वो भी बहुत धीरे धीरे जो है आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि वो जो अपनी भाषा है जो वो गाते हैं या बोलते हैं, कू करते हैं, वो भी जर्मन लैंग्वेज में करवाएंगे। मीन्स कि अब नफरत हो रही थी, जाहिर सी बात है, हम अब स्लेव बन गए हैं जर्मन्स को, तो हमें हर चीज़ से क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं लिख रहा था तब मैं ऊपर देख रहा था, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair। motionless का मतलब है बिल्कुल ही जैसे जिसके अंदर जान ही नहीं हो, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे, वो अपनी चेयर के ऊपर क्या कर रहे थे, बैठे थे। एंड गेजिंग मीन्स होता है घूरना। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज पे घूर रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरे के ऊपर घूर रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। यानी कि जाहिर सी बात, उनका आज लास्ट डे था तो वो हर चीज़ को बहुत ही इत्मीनान से देख रहे थे। जैसे आपकी फेयरवेल होती है ना, तो 12th वालों को ऐसे दुख होता है अपने टीचर्स को छोड़ के जाने का, आपको दुख होगा, अपने स्कूल को वो ऐसे मतलब देख रहे थे जैसे अपनी नज़रों के अंदर उनको समा ले। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। क्योंकि 40 साल हो गए, उसे लगाव हो गया था सर को उस जगह से, वो एक ही जगह पर थे 40 साल तक, जिनका जो गार्डन था बाहर था, विंडो से दिखता था, और उसकी उनकी क्लास उनके सामने थी, ठीक है। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth। The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डेस्क हैं, बेंचेस हैं, ये क्या हो गए हैं,
चिकने हो गए हैं, उनके सामने ही जो ये वॉलनट होता है आपका, ये अखरोट होता है, इसके जो पेड़ थे वो लंबे हो गए। दैट मीन्स उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए थे वो अब बड़े हो गए हैं, उन्होंने जो बेलें लगाई थी उन पे फूल आ गए हैं। 40 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है ना, मतलब कि आपने मतलब कि देखा है एक स्कूल को, या मतलब जैसे कभी कभी आपने पुराने टीचर से सुना होगा कि जब हम आए थे यहाँ पर कुछ नहीं था, ये सारा हमारे सामने बिल्डिंग बनी है, ये हमारा स्कूल जो है डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि उनकी जो सिस्टर हैं वो क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान जो है वो क्या कर रही थी, पैक कर रहे। ट्रंक्स होते हैं ना, ये आपके घर में होता है ना, पेटी जिसको बोलते हैं, वही है ना, जो अपने जो पहले के ज़माने में यही चलते थे, आजकल सूटकेस वगैरह चलने लग गए, है ना। तो वो सामान पैक कर रही थी, क्यों? क्योंकि उन्हें अगले ही दिन ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर अब कौन से लोग रहेंगे, है ना, प्रशिया के लोग रहेंगे, और उनको क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए वो पुअर मैन इसलिए लिखा है कि बेचारे को उसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो बहुत बहादुर था, है ना, और उन्होंने अपना हर लेसन को बहुत अच्छे से लास्ट तक पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। सबसे पहले ग्रामर पढ़ी, ग्रामर के बाद राइटिंग, ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले ग्रामर का लेसन हुआ, फिर राइटिंग का हुआ, और अब उसके बाद हमने क्या पढ़ी, हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो बो, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उनकी कोई पोइम वगैरह होगी। चेंटेड मीन्स होता है उच्चारण करना, है ना। Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और जो ओल्ड होसर बैठे थे उन्होंने प्राइमर ले रखा था, मैंने बताया था ना, कायदा वगैरह होता है, यानी इनके फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ होगा जिसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज की ABCD वगैरह होगी। उन्होंने अपने दोनों हाथों में जो पकड़ा, और ये जो है ना बेबी बू, ये उनकी लैंग्वेज है, उसको क्या किया उन्होंने, उनके साथ में बोला। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है कांपना, उनकी वॉइस जो है क्या हो रही थी, कांप रही थी विद इमोशन। जब इंसान इमोशन होता है, रोता है, तो उसकी आवाज़ में एक ट्रेम्बलेंस होती है ना, तो वो साफ पता चल रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनकर बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था हमें, मतलब मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी लोग क्या करना चाहते थे, हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, देखो कितना अच्छे से मुझे हमारा लास्ट लेसन है वो क्या है, याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ये याद रखेंगे टाइम। अब क्या टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। देन द एंजलिस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। ट्रम्पेट्स मीन्स होता है आपके ड्रम्स, है ना, ड्रम वगैरह होते हैं ना जो सोल्जर चलते परेड करते हैं, वो उनकी जो आवाज़ है प्रशियन की, वो अपना ड्रिल करके आ गए थे, और अब हमारी विंडोज़ के नीचे वो सुनाई दे रहा था अच्छे से बाहर। एम हेमिल स्टूड अप वेरी पेल, पेल मीन्स होता है पीला पड़ना, इन हिज चेयर। एम हेमिल अपनी चेयर के ऊपर, मतलब चेयर से खड़े हो गए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, बिल्कुल मतलब कि मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। अब कोई हाइट थोड़ी बढ़ गई उनकी, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, कॉन्शियस हो गए थे, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने क्या कहा, आई बट समथिंग चोक्ड, चोक्ड मतलब होता है गले में कुछ अटक जाना। ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन का मतलब वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बहुत ही बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज, लीन्ड मीन्स होता है मतलब कि झुकाना, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। यानी कि उन्होंने वाइवा ला फ्रांस मतलब फ्रांस अमर रहे, जीते रहे फ्रांस, या फ्रांस अमर रहे, है ना, यानी अपनी कंट्री के प्रति उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना लव जो है, अपना जो पैट्रियोटिज्म है यानी देशभक्ति दिखाई। उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, जितना बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में वो लिख सकते थे। फिर वो रुके और उन्होंने अपनी दीवार के
सर लगा लिया, लीन मतलब होता है ना ऐसे दुखी, निराश, डिसअपॉइंट हो करके हमारा जो जेस्चर होता है झुक के बॉल की तरफ, और वो मतलब कि उनसे एक इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे कि उनके जबान से एक शब्द भी निकल नहीं रहा था, और उन्होंने एक जेस्चर मीन्स होता है इशारा किया, अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस, जिसमें स्कूल मतलब अब खत्म हो गए हैं, आप सभी क्या कर सकते हो, अपने अपने घरों में जा सकते हो। तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जो ऑथर को क्या है हमेशा के लिए याद है, उनका लास्ट लेसन। अब ये देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स कि क्या क्या चेंजेस, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ये आपको अंडरलाइन करवाया गया है, क्या ऑर्डर आया था कि आज के बाद में क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी जगह क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज, कैसे उसकी स्कूल के प्रति और MML के प्रति उसकी फ्रांस की जो फीलिंग्स है वो कैसे चेंज हुई, वो मैंने आपको बता ही दिया था। उसका रूलर और उसे याद नहीं आ रहा था, वो उसके बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके टीचर के उनको आज के बाद वो मिल नहीं पाएगा, आज के बाद वो अपनी जो नोटबुक्स हैं उनको सैंड्स के बारे में नहीं पढ़ पाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। अब ये व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन क्या याद करके जाना था, कौन सा चैप्टर था, पार्टिसिपल्स का, है ना। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या था स्कूल का उस दिन, बहुत ज़्यादा क्या थी, शांति थी, है ना। What had been put up on the bulletin board पे क्या न्यूज़ लगी हुई थी, वही लगी हुई थी कि जो प्रशिया है वो जीत गया है और एल्सेस और लॉरेन उसके अंडर में आ गए हैं, और अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इन स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।